आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट किया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। बताओ, अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अकलियत का एमपी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं वो, माशाअल्लाह। कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत में मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से बिल ला दिया गया, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव बीजेपी में चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट किया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। मगर बताओ, आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ, तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ, वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इंकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़ियादत उभरे।
वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़यादत उभरे। बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपर कास्ट का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा चारों विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में बुलाएगी। क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। अरे बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में, हमारे घर पर आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आप हमको वोट दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बताओ अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? नीतीश कुमार की जगह असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो इस तमाम के तमाम खड़े हो जाते। ये तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो कब्रिस्तान में इसको जगह मत दो।
मगर उसका नाम नीतीश कुमार है, तो तुम अपनी जबानें बंद कर बैठते हो कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अकलियत का एमपी नहीं है। राजद के का कोई एमपी नहीं है। कांग्रेस में है कितने, एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बिल्किस बानो को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। बीजेपी अब खुलकर कह रही है, देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं, वो माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। माने कहां कहां आप देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई, क्या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को? क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमने कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े? 2 लड़े। 2019 में हम 3 लड़े। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता? ओवैसी है, ओवैसी खड़ा हो गया। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। इसीलिए इनको डर होता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो। वो सब के सब यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, तुम इनके घर में जाओ तो अपनी चप्पल और जूता उतार कर सर को झुकाकर नीचे बैठ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक दिया है। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा है कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो, और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से
कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत में मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला दिया गया, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव बीजेपी में चला गया। बोलो उसके बारे में, बीटी नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब अवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब अख्तरुल इमान बिहार की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब दो मरतबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद है, जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मजलूमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अक़लियतों की आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तियार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए कि जब तक अल्लाह सदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।